स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जो ट्रिपल सी कॉमर्स कोचिंग सेंटर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 लेकर के। 15 में आप जो देखेंगे इसमें पार्टनर्स है C और D, इनकी ओल्ड रेशियो होती है, इक्वली पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन जब हमारा बनता है तो सारी क्वेश्चन का आधार है, तो आप इस पे ध्यान देंगे कि यहाँ रिवैल्यूएशन करना है, यानी कि पुनर्मूल्यांकन करना है, एसेट्स पर डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ। तो आप देखेंगे कि अब कैसे करते हैं। हम आते हैं इसमें पार्टनर्स है, इसमें C और D। जी ध्यान देंगे आप। तो हम आते हैं यहाँ पर, लिखते हैं पार्टनर्स का नाम सबसे पहला। ध्यान देंगे कि इसमें पार्टनर्स है C और D, इनकी ओल्ड रेशियो को आप ध्यान देंगे, यानी ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वली, यानी 1/2 1/2 1/2, यानी इक्वली है CD का। तो इस क्वेश्चन में स्टेप पाते हैं कि दिया हुआ बिल्डिंग इंक्रीज किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन बिल्डिंग, यानी ध्यान देंगे आप। हेलो गाइज, बिल्डिंग, और बिल्डिंग पर जब हम लाएंगे तो इंक्रीज किया है 40,000 का। आप क्वेश्चन में विशेष रूप से ध्यान देंगे। फिर आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में ध्यान देंगे, सेकंड स्टेप में आते हैं तो डिक्रीज हुआ है क्रेडिटर्स पर, डिक्रीज हुआ है फर्नीचर पर, डिक्रीज हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन फर्नीचर। अब आते हैं फर्नीचर की तरफ, तो फर्नीचर में हम ध्यान देंगे कि फर्नीचर आपकी डिक्रीज हुआ है कितना का, तो 4000। जी पहले हम देख लेते हैं, बिल्कुल हम 4000 सही है, तो हम 4000 यहाँ शो कर लेंगे। अब आते हैं डिक्रीज हुआ है क्रेडिटर्स पर, यहाँ लिखेंगे हम डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। अब ध्यान देंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स जो हमारा जो है, तो आते हैं क्रेडिटर्स जो है, अब इस पे हम लिखेंगे यानी कि डिक्रीज हुआ है 2000 का, हम यहाँ 2000 शो कर लेंगे। अगला स्टेप जो देखेंगे यहाँ इंक्रीज हुआ है, और लिखेंगे यहाँ इंक्रीज, और किस पे इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज इन क्रेडिट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, यानी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है। जी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को आप ध्यान देंगे तो हमारा यहाँ 6000 है। तो अब रही बात गाइस, यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर एसेट्स में इंक्रीज होता है तो हम इसको मानते हैं एक तरह का प्रॉफिट। जी अगर जाहिर सी बात है कि मेरा अगर बिल्डिंग 5 लाख का हो, 5 लाख की हो, और उसको सेलिंग करेंगे तो 6 लाख से मिलेगा, तो 1 लाख का प्रॉफिट होगा क्योंकि इंक्रीज किया। अब आपके जाहिर सी बात है कि जो फर्नीचर आप देख रहे हैं यहाँ 4000 है, डिक्रीज लिखा हुआ, कैसे लॉस होगा, तो इस पे ध्यान देंगे। मान लीजिए कोई फर्नीचर हमने 5000 का परचेसिंग किया हो और उसको सेलिंग करने पर 4000 मिलता हो, तो मेरे लिए क्या होता है 1000 का लॉस हो जाता है। जी आप यहाँ देखेंगे ये मेन टॉपिक आपका क्वेश्चन का है और समझने के लिए बेसिक आधार होता है। तो अब रहते हैं यहाँ डिक्रीज इन क्रेडिटर्स है। और भाई गाइस ध्यान देंगे, किसी को अगर मान लीजिए कि हमको 6000 रुपीज देना हो और वो कह दिया कि नहीं आपको 2000 ही देना है गाइस, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ बन जाता है, यानी कि 2000 उसको देना होगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट यानी गेन्स हो जाता है। अब आते हैं यहाँ ध्यान देंगे कि इंक्रीज इन क्रेडिट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, यानी कि अब उसका कोई रिकॉर्डेड नहीं था, अब उसको 6000 पैसा देना होता है, तो हमारे लिए क्या हो गया यहाँ लॉस। ध्यान देंगे ये हो गया लॉस। तो गाइज ये जो आप देखेंगे इसको इसलिए बताया गया है कि हम और आप इसको माइंड में ये थोड़ा सा लॉजिकल सेट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन को बनाने में काफी आसान होगी। गाइस हम इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा ये समझने के लिए आपको बताया गया है। तो आते हैं अभी दो मेरा क्या है, 2 कैलकुलेशन बाकी हुई है, तो बाकी है तो देखते हैं कैसे बनेगा, क्योंकि 2 कैलकुलेशन में आप समझ रहे होंगे क्या क्या होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो एक है जनरल रिजर्व है, और जनरल रिजर्व है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसको ओल्ड रेशियो को बांटा जाता है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व शेयर ऑफ हो जाएगा D। ध्यान देंगे आप, तो यहाँ D पर आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो सबसे पहले D है, सॉरी C पार्टनर्स है, C को ला लेंगे हम, अच्छा रहेगा। तो यहाँ C को लाएंगे हम, शेयर ऑफ C, तो यहाँ इनका अमाउंट जो देखेंगे आप क्वेश्चन में कि 40,000 दिया हुआ है, और 40,000 को हम क्या कर लेंगे इक्वली पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि जनरल रिजर्व इक्वली पर ही बांटा जाता है। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि 20,000 को होगा किनका, C का होगा। तो अब जनरल रिजर्व लाते हैं किसका, ऑफ D का। जी तो यहाँ लाएंगे D का, यानी 40,000 को हम लाएंगे, यहाँ शो करेंगे 1/2 आप 20,000 देखेंगे, ये हुआ जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब आते हैं गाइस ध्यान देंगे
देंगे कि एक और मेरा कैलकुलेशन बचा हुआ है जिसे हम डेबिट बैलेंस दिया हुआ है उसको हम लॉस मानते हैं और प्रीवियस ईयर का लॉस है। तो यहाँ लिखेंगे गाइस प्रीवियस ईयर का ईयर है यानी कि कोष में यहाँ हम दर्शा देते हैं कि लॉस है जी। तो ये प्रीवियस ईयर का लॉस है जिसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि रिकॉन्सेशन हुआ है, कुछ चेंजिंग हुआ है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर का जितने भी चीज होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ हम गाइस लाएंगे सी को, ध्यान देंगे। तो अब यहाँ सी को लिखेंगे यानी कि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का जो लॉस दिया हुआ है 1/2 इक्वल टू 20,000 दिया हुआ है यानी डिस्ट्रीब्यूट करने पर 10,000 हो जाता है। तो अब ध्यान देंगे यानी अब इसी तरह हम डी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे यानी 20,000 को यहाँ हम लाएंगे तो 20,000 को 1/2 इक्वल टू 10,000। गाइस उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी कैलकुलेशन किए हुए हैं तो आपको समझ में आया होगा। तो इसके लिए कुछ जर्नल एंट्री बनाना है तो देखेंगे कैसे बनाएंगे गाइस, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए खाते तैयार करते हैं, काफी जो लिखने में हमको काफी आसान होती है और देखने में भी सुसुविधा होती है। तो अब यहाँ ध्यान देंगे अगर इस तरह से हम पार के बनाते हैं तो हमारी परीक्षा में एग्जामिनेशन में हमारे काफी अच्छा नंबर मिलता है। तो यहाँ ध्यान देंगे गाइस कि सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं जो हमारे लिखने वाली जो होती है जर्नल एंट्री शो कर लेंगे, जर्नल एंट्री जी। आप ध्यान देंगे इसमें जो हमारे खाने में जो भरने वाली होती है तो काफी भर लीजिए जाए ताकि देखने में भी काफी आसान लगती है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ एलएफ कर लेंगे और यहाँ देखेंगे यहाँ आप जानते हैं बिल्कुल अमाउंट को हम यहाँ शो कर लेंगे, यहाँ डेबिट बैलेंस को लिखा जाता है और यहाँ क्रेडिट बैलेंस। तो गाइस पहला मेरा एंट्री हुआ है एसेट्स पे इंक्रीज किया गया है। तो एसेट्स पे इंक्रीज जैसे ही होता है तो हमारी एंट्री बन जाती है कि एसेट्स अकाउंट को हम क्या कर लेते हैं, एसेट्स अकाउंट को हम यहाँ डेबिट कर लेते हैं और टू में क्या हो जाता है रिवैल्यूएशन। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन। तो ये रही बात कि एसेट्स जब इंक्रीज करेगा तो ये मेरा एंट्री बनेगा, अगर कहीं लायबिलिटी मेरा डिक्रीज कर गया तो क्या एंट्री बनेगा गाइस, ध्यान देंगे। तो हम क्या करते हैं कि लायबिलिटीज को हम क्या कर लेते हैं डेबिट और टू में क्या कर लेते हैं रिवैल्यूएशन जी, यानी रिवैल्यूएशन। अगर दोनों एंट्री को अगर में कंबाइन करना हो तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो गाइस ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ हम क्या करेंगे एसेट्स को, हाँ क्योंकि वहाँ एसेट्स है तो यहाँ हम एसेट्स का बाय नेम लिखते हैं, जो इंक्रीज किया हुआ उसको दर्शाएंगे, जो लायबिलिटी में डिक्रीज किया हुआ उसको लिखेंगे। तो आते हैं कैसे, ध्यान देंगे। तो हमारा इंक्रीज हुआ है किस पर, यानी बिल्डिंग पर, यानी बिल्डिंग अकाउंट को हम क्या कर लेते हैं डेबिट और क्या है इसके बाद में आप ध्यान देंगे तो हमारा क्रेडिट पर डिक्रीज हुआ है। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट को हम क्या कर लेते हैं डेबिट और टू में क्या लिख लेते हैं रिवैल्यूएशन। देखेंगे दोनों एंट्री को रिवैल्यूएशन, दो एंट्री इसमें कंबाइंड है, एक एसेट्स इंक्रीज करने का, एक लायबिलिटी डिक्रीज करने का। तो यहाँ हम एडिशन बनाएंगे तो यानी कि मीन अगर इंक्रीज है तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन द यानी वैल्यू ऑफ कौन बिल्डिंग जी, क्योंकि बिल्डिंग इंक्रीज हुआ तो बिल्डिंग लिख लेंगे यहाँ। और हम यहाँ ध्यान देंगे कि डिक्रीज इन द क्रेडिटर्स यानी क्रेडिटर्स शो कर देंगे। तो ये हुआ गाइस मेरा जर्नल एंट्री। तो इसके लिए हम खाता में अब जानेंगे कि मेरा इंक्रीज हुआ है कितना भाई। तो आप बिल्डिंग पर देखेंगे कैलकुलेशन में दिखाया गया है 40,000 और लायबिलिटीज में जो डिक्रीज हुआ है यानी 2,000, यानी कि टोटल अमाउंट हमारा होता है 42,000। बिल्कुल सही आपने पहचाना। गाइस यहाँ पर प्रिय स्टूडेंट्स की हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लें क्योंकि अगला जो हम जर्नल एंट्री समझाएंगे तो आपको काफी आसानी से समझ में आएगा। तो आते हैं अब इसको, तो यानी कि यहाँ हम लिखते हैं यानी टोटल अमाउंट मेरा हो गया 42,000। तो ये हुआ रिवैल्यूएशन यानी इंक्रीज करने का, लायबिलिटी का डिक्रीज करने का। तो अब मेरा जो दूसरा एंट्री है आप देखेंगे दूसरा एंट्री क्या बनेगा, क्योंकि इसने भी दो डिक्रीज किया हुआ है तो डिक्रीज करने का एंट्री होता है, ध्यान देंगे। तो हमने आपको बुक में भी दिया, थ्योरी में भी बतलाया है कि अगर डिक्रीज करेगा तो एंट्री क्या होगा, इसमें होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर लेते हैं डेबिट जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर लेते हैं और टू में क्या लिख लेते हैं एसेट्स को यहाँ हम शो कर लेंगे। गाइस ये ध्यान देंगे एसेट्स का जब एसेट डिक्रीज करेगा तो हमारे लिए क्या होता है लॉस,
एसेट डिक्रीज करेगा तो हमारे लिए लॉस। अब क्या हुआ है गाइस, ये भी ध्यान देंगे कि एक और मेरा इसमें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है जो कि कोई रिकॉर्ड नहीं था और एक बार उसको पेमेंट करना हो गया तो मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब लॉस का एंट्री अगर बनाना हो तो यानी डिक्रीज का लायबिलिटीज पे इंक्रीज करने का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर लेते हैं गाइस, डेबिट, और टू में क्या लिख देते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज यानी एसेट्स होगा तो यहाँ हम एसेट को शो कर लेंगे। तो ये रहेगा, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो लायबिलिटी का कोई भी लायबिलिटी जो क्रेडिटर्स हो, बीपी हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, तो हम यहाँ लिख लेंगे गाइस। यहाँ ध्यान देंगे अगर दोनों एंट्री को कंबाइन करना हो, अगर लायबिलिटी मेरे लिए इंक्रीज किया हुआ है तो ये भी मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। और दोनों एंट्री को अगर एक में बनाना हो तो कैसे बनेगा, इस पर ध्यान देंगे। तो आप ध्यान देंगे चलिए दोनों एंट्री को हम एक में कंबाइन करने जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर लेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर लेंगे यानी डेबिट में लिख लेंगे। और टू में क्या हो जाता है, तो गाइस ध्यान देंगे यानी एसेट्स है, यानी एसेट्स का नाम लिखेंगे यहाँ पर यानी फर्नीचर, जी ध्यान देंगे आप, यानी फर्नीचर लिख लेंगे। और टू में क्या लिखते हैं हम, तो आप बिल्कुल जाहिर सी अच्छी बात बोले हैं कि यहाँ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को लाया जाएगा। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को हम यहाँ दर्शाएंगे। तो ये यहाँ गाइस ध्यान देना होगा कि पहले हम जर्नल एंट्री को थोड़ा सा बड़ा कर लें और ताकि हमको काफी समझने में और सुसुभी ढंग से देखने में भी अच्छा लगे। तो अब ध्यान देंगे आप कि ये मेरा जब जर्नल एंट्री होता है, तो जर्नल एंट्री होता है तो पहले हम इसकी नरेशन बना लें, क्योंकि यहाँ चीज हमको करना होगा। यानी बीइंग लिखेंगे यानी डिक्रीज इन फर्नीचर है, यहाँ शो करेंगे हम यानी डिक्रीज इन फर्नीचर। आप ध्यान देंगे यहाँ, तो डिक्रीज इन फर्नीचर एंड इंक्रीज इन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, यानी इंक्रीज इन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो यहाँ हम इस तरह से ध्यान बढ़ा लेंगे तो ये नरेशन हो गया और इस तरह से हम चेक मार लेंगे क्योंकि अगला एंट्री बनाएंगे। तो अब रही बात कि इसके क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि गाइस हमारा फर्नीचर में डिक्रीज जो हुआ है इसको इरेज कर लेते हैं कि दोनों एंट्री को कंबाइन करने के लिए बतलाया गया था। ये जो हमारा जो अभी मिटा रहे हैं इसको इरेज कर रहे हैं। तो अब ध्यान देंगे कि आखिर दोनों एंट्री को जब हमने बनाएंगे तो डिक्रीज हुआ है फर्नीचर को 4000 का और अनरिकॉर्डेड जो लायबिलिटीज हुआ है 6000 का, यानी कि टोटल आप अमाउंट देखेंगे तो मेरा 10000 का यहाँ आ गया। तो अब रही बात की अगर एसेट्स पर इंक्रीज करता है तो और एसेट्स इंक्रीज करता है, लायबिलिटी डिक्रीज करता है तो मेरे लिए क्या होता है, प्रॉफिट। यानी कि जाहिर सी बात है कि एसेट्स इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट, और इसके एक तरह का मेरा क्या हो गया, एक तरह का लॉस हो गया। कैसे लॉस हुआ भाई, कि अगर एसेट्स मेरा डिक्रीज करता है और रिकॉर्डेड लायबिलिटीज होती है तो मेरे लिए क्या हो जाता है, लॉस होता है। तो अब ध्यान देना, ये डायरेक्टली हमको नहीं बोलना है कि ये प्रॉफिट ही है और ये लॉस ही है, क्योंकि माइंड में सेट होता है कि लॉजिक होता है। इसको अगला जर्नल एंट्री बनाने के लिए ये तीसरा मेरा इसी पर डिपेंड करता है, दोनों एंट्री पर भी कि तीसरा एंट्री मेरा क्या बनेगा। जी तीसरा एंट्री क्या बनेगा, इसी पर ही डिपेंड करता है। तो आप देखेंगे गाइस कि यहाँ 42,000 एक तरह का मेरा कैसे इंक्रीज, कैसे प्रॉफिट हुआ, इस पे बात करते हैं। तो अगर एसेट्स इंक्रीज करेगा तो मेरे लिए प्रॉफिट होगा और लायबिलिटीज डिक्रीज करेगा तो मेरे लिए गेन्स होगा यानी प्रॉफिट होगा। और यहाँ ध्यान देगा कि अगर एसेट्स अगर कहीं डिक्रीज करता है तो मेरे लिए क्या होता है, लॉस होता है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो है इंक्रीज करता है तो मेरे लिए लॉस होता है। तो ये लॉजिक है समझने के लिए, डायरेक्टली हम ये नहीं बोलेंगे। तो अब यहाँ ध्यान देंगे कि एक तरह का मेरा प्रॉफिट का जो अमाउंट है अधिक है और ये क्या है, कम है, यानी 10,000 है, ये 42,000 है। तो दोनों में से अगर घटाने को जो मेरा बैलेंस बचता है वही मेरा क्या बन जाता है, दोनों को घटाने में जो बैलेंस बचता है, यानी आप देख रहे हैं कि 42 में से 10,000 अगर लेस कर रहे हैं तो 32,000 का मेरा क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। ऐसे हम देंगे आप, तो अगर प्रॉफिट हो रही है तो इसकी यहीं पर ये दोनों पर ही डिपेंड करता है कि मेरा तीसरा एंट्री क्या होगा, तो थर्ड एंट्री क्या होगा। तो अब देख रहे हैं कि आपको लग गया कि नहीं ये प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ हम प्रॉफिट का एंट्री बनाएंगे और जो आपकी बुक में दिया हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम कर लेते हैं डेबिट। जी और टू में क्या लिखेंगे, सी कैपिटल्स
ए प्रॉफिट का एंट्री है और 2 में डी कैपिटल्स। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा कि बी एनालिसिस अगर लिखना होगा तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू सी एंड डी कैपिटल्स। तो यहाँ इस तरह से गाइस हम ध्यान में लेंगे। और डिफरेंस बैलेंस हमने जब दोनों एंट्री से निकाला डिफरेंस करके तो 32,000 का डिफरेंस बैलेंस आया। और इसको हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यानी कि 16,000 और 60,000 यहाँ शो कर लेंगे। गाइस ध्यान देंगे ये जो मेरा होगा जर्नल एंट्री, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। अब रही बात कि आपको पता है कि अगर अगला एंट्री हम क्या चीज बनाएंगे, बिल्कुल सही जवाब आप बोल रहे हैं कि जनरल रिजर्व का एंट्री बनाएंगे। तो देखते हैं कि इसके बाद हमारा जनरल रिजर्व का ही कैलकुलेशन है, तो हम जनरल रिजर्व का ही एंट्री बनाएंगे। तो ध्यान देंगे बच्चों कि अगर जनरल एंट्री का हम एंट्री बनाते हैं तो हम जाहिर सी बात है कि जनरल रिजर्व को हम क्या कर लेते हैं, डेबिट कर लेते हैं, यानी जनरल रिजर्व को हम क्या कर लेंगे, डेबिट। जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे, डेबिट कर लेते हैं यहाँ पर। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और 2 में क्या होता है, पार्टनर्स को डेबिट क्रेडिट कर दिया जाता है, यानी सी कैपिटल्स और 2 में होते हैं गाइस यानी डी कैपिटल्स, यानी पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर इसका हम एंट्री बनाएं, सॉरी एनालिसिस बनाएं तो बिल्कुल आसान होता है, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट को हम क्या कर लेते हैं, जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू सी एंड डी कैपिटल्स, सी एंड डी कैपिटल्स यहाँ शो कर लेंगे, ध्यान देंगे। तो अब एक बात इसकी अमाउंट जो है आप बुक में देखेंगे या क्वेश्चन में देखेंगे या हमने लगाया भी था, यानी 40,000 है। तो 40,000 इक्वली पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20,000 और यहाँ मेरा हो जाता है 20,000 जी। तो ये गाइस, और इसके बाद में अगला जो मेरा कैलकुलेशन देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का लॉस है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसको बांटा भी था। तो अगर प्रीवियस ईयर का लॉस है तो उसको अगर हम बांटते हैं उसकी जर्नल एंट्री बनाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आपको जितने कैलकुलेशन है उसका जर्नल एंट्री करना होगा। तो गाइस ध्यान देंगे, यानी कि हम जर्नल एंट्री जब बनाएंगे तो हमारी जो होती है जर्नल एंट्री पर ध्यान देंगे आप कि यहाँ हम क्या करते हैं कि पार्टनर्स को डेबिट, यानी सॉरी पार्टनर्स है हमारा सी और डी, यानी सी कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर लेंगे, तो सी कैपिटल अकाउंट को डेबिट और डी कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर लेंगे, डेबिट और 2 में क्या कर लेंगे, जी, यानी कि प्रीवियस ईयर का पीएल है तो यहाँ हम पीएल लिख लेंगे। अगर कहीं हमने 2 एंट्री का आंकलन किया होता, पता किया होता, मूल्यांकन किया होता तो यहाँ मेरा रिवैल्यूएशन होता, लेकिन यह प्रीवियस ईयर का है इसलिए हम यहाँ पीएल लिखेंगे और यहाँ हम नरेशन बना लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रीवियस ईयर का मेरा क्या है, लॉस है, यानी लॉस ट्रांसफर टू सी एंड डी। अब ये बात कि हमने कैलकुलेशन में करके आपको दिखाया है कि ये मेरा जो लॉस है 20,000 का है और 20,000 का जो लॉस है हमने इक्वली पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यानी 2 पार्टनर्स को बांटेंगे, यानी कि 10,000। तो अब ध्यान देगा, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो जरूर जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर आप लिखेंगे। धन्यवाद।